नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप लोग इस लॉन्च वाले वीडियो को देखो। 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor Plus 5 ignited. seconds. That's a Speed magnificent tracking on tracking. of the GSLV Lift off F-16 normal. NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette To the brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 First stage तथा कोर performance बूस्टर normal. S139 का सफल प्रज्वलन 25 seconds. और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ जैसा अपेक्षित था। NISR spacecraft separated. GSLV F-16 NISR mission accomplished successfully. This is प्रमोचन mission मिशन से director. सफलता प्राप्त की जा चुकी है। GSLV F-16 vehicle has successfully injected the NISR satellite into its designated injection orbit. The GSLV F-16 NISR mission is successfully accomplished. इस वीडियो में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एक सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। इस सैटेलाइट को नासा और इसरो ने मिलकर के तैयार किया है। यानी कि नासा और इसरो ने मिलकर के एक ऐसे सैटेलाइट को तैयार किया है जो पृथ्वी के क्लाइमेट को यानी कि इनके वातावरण को ये ऑब्जर्व कर पाएगा, स्पेस से ये ऑब्जर्व कर पाएगा और इसी ऑब्जर्वेशन के आधार के ऊपर हमारी पृथ्वी के ऊपर जो क्लाइमेट से रिलेटेड थ्रीट्स हैं इनको हम लोग टैकल कर पाएंगे। घने जंगल और अंधेरे में ये देखने की क्षमता रखता है और प्रत्येक 97 मिनट में पृथ्वी का ये एक चक्कर लगा सकता है। तो ये सैटेलाइट लॉन्च का कुछ तस्वीर है। तो इस निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इसरो और नासा के द्वारा जॉइंटली इनको डेवलप किया गया है और इनको श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से इनको शाम के लगभग 5:40 पर इनको लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट के डेवलपमेंट में यानी कि ये जो नासा और इसरो के द्वारा जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट बनाया गया है इसके ऊपर कुल लागत लगभग $1.5 बिलियन का आया है और इंडियन रुपीस में अगर बात करें तो 12,978 करोड़ रुपये का खर्च इनके ऊपर आया है। इट इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्टलीस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विद अ प्राइस टैग ऑफ $1.5 बिलियन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट है निसार सैटेलाइट जो है ये अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार हैं जो कि 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। इस मिशन पर $1.5 बिलियन का खर्च आया है और इसे नासा और इसरो ने मिलकर के तैयार किया है। इसे श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन स्पेस सेंटर हैं वहाँ से शाम के 5:40 पर GSLV F-16 की मदद से इनको लॉन्च किया गया। रॉकेट ने निसार को 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली यानी कि जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें इनको स्थापित किया गया। इसमें करीब 18 मिनट का वक्त लगा। निसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पोलर ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट होता है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुव के ऊपर से गुजरती है और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट का ही एक खास रूप होता है। यह पहली बार है जब GSLV रॉकेट से उपग्रह को इस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इस मिशन की अवधि 5 वर्ष की होंगी। निसार सैटेलाइट की अगर हम लोग बात करें तो ये दुनिया का पहला ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है और ये लार्जेस्ट एवर स्पेस बोर्न रडार एंटीना है यानी कि 12 मीटर इनका जो ये डायमीटर है वो लगभग 12 मीटर का है और गोल्ड से ये प्लेटेड है यानी कि गोल्ड प्लेटेड ये एंटीना है और इट कैन ऑर्बिट अर्थ एवरी 97 मिनट्स यानी कि दिन में लगभग ये 14 चक्कर लगा सकता है एंड इट कैन डिटेक्ट सरफेस चेंजेस एज टाइनी 1 सेंटीमीटर अक्रॉस ह्यूज रीजन्स। तो इनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। 1 सेंटीमीटर के रेंज में जो है अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है अर्थ के स्ट्रक्चर में तो उनकी भी ये मैपिंग कर सकता है। अर्थ के लैंड मास को ये एंटायर अर्थ के लैंड मास का ये मैप तैयार करेगा, आइस शीट्स का ये मैप तैयार करेगा प्रत्येक 12 दिन में। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो निसार सैटेलाइट हैं ये एक हाईटेक सैटेलाइट है। इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। इसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने मिल करके बनाया है और इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी कि करीब 12,500 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है
और ये सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा, यानी कि 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर यह पृथ्वी की लगभग हर इंच ज़मीन को मैप कर सकेगा। और इसके पास बादल, घने जंगल, धुएं, यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। यह धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। निसार सैटेलाइट का अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, यानी कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इनकी अगर हम लोग बात करें तो निसार मिशन का मुख्य मकसद है धरती और उसके पर्यावरण को करीब से समझना। खासतौर पर 3 चीज़ों को नज़र में रखा जाएगा। ये जो है 3 चीज़ों के ऊपर इनका मुख्य नज़र रहेगा, वो ये है कि ज़मीन और बर्फ़ में किस तरह का बदलाव हो रहा है। ये देखेगा कि धरती की सतह या ग्लेशियर्स में कितना बदलाव हो रहा है, और जैसे ज़मीन की का धंसना या फिर बर्फ़ का पिघलना, इस तरह के बदलाव को ये देख करके अर्थ के जो क्लाइमेट हैं उनके ऊपर ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है। और बेस्ड ऑन दैट डेटा, उस डेटा को हम लोग यूज़ करके कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जा सकता है, इसके ऊपर हमें एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में ये हमें मदद करेगा, और इस पृथ्वी को बचाने में भी ये हमारी बहुत मदद करने वाला है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि ज़मीन के पारिस्थितिक तंत्र को भी देखना, जैसे कि जंगल हो गया, खेत हो गया और दूसरी प्राकृतिक जगहों की स्थिति की मॉनिटरिंग करना, ताकि ये समझा जा सके कि पर्यावरण कैसा है। तो ये इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा समुद्री क्षेत्र को लेकर के हैं, जैसे कि समंदर में जो लहरें हैं उनके बदलावों और समुद्री पर्यावरण को ट्रैक करना, ये इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। यानी कि इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव, ये 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनके अलावा और भी कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट यहाँ जो हैं, जो इसरो और नासा के द्वारा बताया गया है वो ये है कि वो जो अभी हमने चर्चा किया, ये इनका 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन जानकारियों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। मिशन का ओपन सोर्स डेटा सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पारंपरिक सैटेलाइट हैं उनसे कैसे अलग हैं। दरअसल पृथ्वी के तेज़ी से हो रहे बदलाव को पारंपरिक सैटेलाइट से बिल्कुल सटीक तरीके से ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो इस मामले में जो है, मतलब इसी परेशानी को दूर करने के लिए निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, और इसी कमी को ये निसार सैटेलाइट पूरा करता है। ये हर मौसम में हाई क्वालिटी पिक्चर्स को हमें भेज सकेगा, धरती की हर छोटी बड़ी हरकतों को लगभग रियल टाइम में दिखाएगा। तो निसार मिशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू स्टडी लैंड एंड आइस डिफॉर्मेशन, लैंड इकोसिस्टम, ओशियनिक रीजन्स इन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू द यूएस एंड इंडियन साइंस कम्युनिटीज। ये हमें हेल्प करेगा किस चीज़ में? इट विल हेल्प अस in measuring the woody biomass and its changes, track changes in the extent of active crops, understand the changes in wetlands extent, map Greenland's and Antarctica's ice sheet, dynamics of sea ice and mountain glaciers, or it will also help us in characterizing the land surface deformation related to seismicity, volcanism, landslides and subsidence and uplift associated with the changes in subsurface aquifers, hydrocarbon reservoirs etc. तो इन सभी चीज़ों में ये हमें निसार मिशन हेल्प करने वाला है। अब इनसे मानव जाति को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती हैं, तो इन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है इसकी मदद से। निसार मिशन में जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, इस सैटेलाइट की मदद से हम लोग इन सभी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। ये हमें एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, ये हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी खोजने में हेल्प करेगा। ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जो आइस शीट्स हैं, आइस कवर्स हैं, उनको मैप करने में हेल्प करेगा। और फिर वो जो मैप तैयार होगा, उस मैप की मदद से हम लोग इस कंक्लूज़न तक पहुंच सकते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ना है। तो ये हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करने वाला है। आगे अगर हम लोग देखें तो निसार सैटेलाइट काम कैसे करता है, इनके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो जैसे निसार में 12 मीटर डायमीटर का गोल्ड प्लेटेड रेडार एंटीना लगा हुआ है। ये एक रेडार एंटीना लगा हुआ है, ये 12 मीटर डायमीटर है इनका, और ये 9 मीटर लंबी बूम से जुड़ा हुआ है।
तो हम लोग एक और तस्वीर में इनको देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा क्लियर पिक्चर है। ये 9 मीटर लेंथ का ये डिप्लॉयड रडार एंटीना बूम है जो कि 9 मीटर लंबी है, और ये एंटीना माइक्रोवेव सिग्नल्स को धरती पर भेजता है जो वापस लौटकर जानकारी देता है। खास बात यह है कि इसे सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। ये पहला सैटेलाइट है जो दो तरह के रडार, नासा के एल बैंड और इसरो हैं उनके एस बैंड का इस्तेमाल करेगा। एस बैंड की अगर बात करें तो ये 24 सेंटीमीटर की वेवलेंथ है जो जंगलों या मोटी सतहों के अंदर देखने में बहुत बेहतर है, और एस बैंड की बात करें तो ये 9 सेंटीमीटर की वेवलेंथ है और ये तरंगे ज़्यादा बारीक चीज़ों को पकड़ने में हमें मदद करेंगी। यह धरती के सेंटीमीटर स्तर के बदलाव को भी पकड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर धरती कहीं 10 सेंटीमीटर नीचे दब रही है या 15 सेंटीमीटर ऊपर उठ रही है तो निसार इसे रंगों के जरिए दिखाएगा। जैसे कि हम लोग मान सकते हैं हरा रंग, धरती कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठी, ये ग्रीन रंग से अगर ये सिग्नल दिया गया, तो वैसे ही लाल रंग जो है वो सिग्नल देगा कि धरती 15 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुकी है। नीला रंग हमें सिग्नल देगा तो कि धरती कुछ सेंटीमीटर नीचे दबी है, और पर्पल कलर हमें ये सिग्नल देगी कि धरती 10 सेंटीमीटर नीचे दबी है। तो इस तरह से ये हमें सिग्नल देगा। मिशन को जो है ये कई चरणों में बांटा गया है। हम लोग ये देख लिए कि स्पेसक्राफ्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार से है। एल एंड एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार इसमें लगे हुए हैं। एस बैंड रडार सिस्टम जो है उनको इसरो के द्वारा प्रोवाइड करा गया है, और एल बैंड रडार सिस्टम को नासा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसरो देखेगा उन सभी ऑपरेशंस को, और यानी कि इट विल टेक केयर ऑफ द सैटेलाइट कमांडिंग एंड ऑपरेशन, जबकि नासा जो है इट विल प्रोवाइड ऑर्बिट मैनोवर प्लान एंड रडार ऑपरेशंस प्लान। तो ये दोनों ने अपने अपने काम को बांट लिया है। निसार मिशन विल बी एडेड विद ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट ऑफ both ISRO and NASA for downloading of the acquired images, which after necessary processing will be disseminated to the user community। और जो डेटा एक्वायर किया जाएगा इस एस बैंड और एल बैंड SAR से फ्रॉम ए सिंगल प्लेटफॉर्म will help the scientist to understand the changes happening to planet। तो इस प्लानिट अर्थ को के ऊपर क्या परिवर्तन आ रहा है इसको ये समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो हम लोग समझते हैं कि इस मिशन को जो है 4 चरणों में बांटा गया है। तो इन चारों चरणों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला है लॉन्च फेज, दूसरा डिप्लॉयमेंट फेज, तीसरा कमीशनिंग फेज और चौथा साइंस फेज। लॉन्च फेज की बात करें तो इसमें निसार को यानी कि जो 30 जुलाई है 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा, और इनको लॉन्च कर दिया गया है। इसके लिए इसरो का GSLV F-16 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। फिर इनका जो दूसरा वाला फेज़ है, दूसरा फेज है इसमें डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट फेज की अगर बात करें तो इसमें निसार में एक 12 मीटर चौड़ा यानी कि 12 मीटर डायमीटर का ये एक एंटीना लगा हुआ है, और जो सैटेलाइट के 9 मीटर दूर एक खास बूम पर लगाया गया है। जैसा कि हम लोग ये देख सकते हैं, ये इनका बूम है, ये 9 मीटर लेंथ का है, 9 मीटर लंबा लेंथ का एक खास बूम है जिनसे इनको अटैच किया गया। ये बूम नासा के जेट प्रोपल्सन लैब्स ने डिज़ाइन किया है, और ये कई स्टेप्स में अंतरिक्ष में खुलता है। तो हम लोग इस फोटो में देख पा रहे हैं कि ये कई स्टेप्स में अंतरिक्ष में खुलता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि अलग अलग स्टेज में, जैसे डिप्लॉय 1 है, डिप्लॉय डे 2 है, डिप्लॉय डे 3 इस स्टेज तक पहुंचेंगे। डे 1 में हम लोग का यहाँ पे है, डे 2 में ये जो है डिप्लॉय होना शुरू होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो डिप्लॉयमेंट है प्रोसेस वो हमें दिखाया है। कुल 8 दिन का ये प्रोसेस है, 8 दिन में ये डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। सोच करके देखिए कि कोई अगर बड़ा छाता अंतरिक्ष में धीरे धीरे खुलता है तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये एक छाता के रूप में हमें खुलता हुआ दिख रहा है, और इस चरण में सैटेलाइट का जो ये एंटीना है पूरी तरह से सेट हो जाएगा ताकि वो काम कर सके। और इसके बाद का जो फेज़ है वो है कमीशनिंग फेज। कमीशनिंग फेज की अगर बात करें तो लॉन्च के बाद पहले 90 दिन जो हैं वो कमीशनिंग या इन ऑर्बिट चेकआउट के लिए होगा, और इस दौरान सैटेलाइट के सारे सिस्टम को चेक किया जाएगा ताकि ये सुरक्षित हो कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले सैटेलाइट के मुख्य हिस्से की जांच होगी, और उसके बाद JPL के इंजीनियरिंग पेलोड और इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट किया जाएगा, और इसके बाद हमारा अंतिम फेज आता है साइंस ऑपरेशन फेज।
असली काम का जो शुरुआत है यानी कि रियल वर्क जो है वो इसी 4th फेज में हमारा शुरू हो जाता है। कमीशनिंग के बाद साइंस ऑपरेशन चरण शुरू हो जाएगा और जो कि मिशन के अंत तक चलेगा। और ये मिशन जो है कुल मिलाकर के लगभग 5 साल का ये मिशन है और इस दौरान निसार धरती की निगरानी शुरू करेगा। सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में रखने के लिए समय समय पर छोटे छोटे मैनूवर किए जाएंगे ताकि वो डेटा इकट्ठा करने में कोई रुकावट पैदा ना हो। और आसान शब्दों में अगर कहें तो ये वो स्टेज है जब निसार असली काम शुरू करेगा, यानी धरती की तस्वीरें खींचना, बर्फ, जंगल, समंदर और ज़मीन के बदलावों को ट्रैक करना, ये 4th फेज का ही ये हमारा हिस्सा रहने वाला है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो साथियों के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।